आप सबका स्वागत है आज की शाम में। आज हम एक नई कहानी लेकर आ गए हैं। आज जो हमारी कहानी है उसका नाम है मिलाप। लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे आते हैं कहानी पे। मिलाप लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा अब यहाँ पड़े पड़े जी उत्साह गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊं, 2-1 महीने में लौट आऊंगा। नानक चंद बहुत सुशील और जवान था। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के स्याह धब्बे, कंध झुके हुए। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, क्यों, क्या यहां तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी न थी। पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानक चंद उसके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहां जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचता हूं। ज्ञानचंद कहते हैं, अरे बेहतर है, तशरीफ ले जाइए। रुपए तो दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपए की सख्त जरूरत है। ऐसी फिजूल बातों का मुझ पे जिक्र ना किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूं। नानक चंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। यहां तक कि नानक चंद झुंझला कर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा, बेशक, तुम तो इतने हिम्मतवर हो यार, वहां भी तुम्हारे भाई बंधु बैठे हैं ना, जाओ। नानक चंद कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपका रुपया आपको मुबारक हो। नानक चंद की यह चाल कभी पट न पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानक चंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर नानक चंद यहां से अकेला ना चला। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानक चंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की के मोहब्बत में पड़ गया था। यहां तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने एक संदूक में रख दिया। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे कुछ हो ना हो, नानक चंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुश नसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे। इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया और एक बार इधर उधर हसती भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौंक चौंक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानक चंद ने उसे गले लगा लिया। बग्घी तैयार थी। दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे। ललित ना दिखाई दी। घबराए। सारा घर छान मारा, कुछ पता ना चला। बाहर की कुंडी खोली तो देखी कि बग्घी के निशान नजर आए। सर पीट कर वहीं बैठ गए। मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जमा पर मुहर हो गया। मशहूर किया कि वो अपने ननिहाल गई है। मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाग गए कि कश्मीर की सैर कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई। यहां तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियां नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर थी। नानक चंद जिस वक्त बग्घी में ललिता के साथ बैठा तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल न था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है जिसके दिल का मैं मालिक हूं। उसी धुन में वो मस्त था। बदनामी का डर, कानून का झटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने कि उसे उस पर कोई फुर्सत न थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया। कलकत्ते जा पहुंचा। किफायत ताशी की सबक ना पढ़ा था। जो कुछ
जमा जत्था थी 2 महीने में खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आई, लेकिन नानक चंद में इतनी ही शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियां दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तकसीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया रवाना कर दिया, लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वो हुआ, अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी में नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हारे खर्चे की तकलीफ ना होगी, मगर इस औरत की बांह पकड़ी है तो उसका निवाह करना, उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझो। नानक चंद के दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से माहवार वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिलों को खींचा और वो शराब की लत न टूटी, और हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाता। तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इस बीच एक प्यारी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा था कि नानक चंद के उस शांति में जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया, और जो ही ये खबर नानक चंद को मिली, वो ललिता के पास जाकर चीखें मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इस 3 साल की संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल, शोधेपन और नशेबाजी का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब यह फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम न किया तो हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? अगर इसे वहां लिए चलता हूं तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएंगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुक्काम और हम जोहलों में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की जरूरत भी नजर आने लगी। यह हो सकता था कि वो ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है। ललिता से नानक चंद को अब मोहब्बत न थी, जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। वो अब एक साधारण पति था, जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता था, जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती थी जब वो बीमार होता था। और इससे भी अचरज की कोई बात नहीं है अगर जिंदगी की नई नई उमंगों में उसे उकसाना शुरू कर दिया। मसूबे पैदा होने लगे जिनकी दौलत और बड़े लोगों के मेल जोल से संबंध है। मानव भावनियों की यही साधारण दशा है। नानक चंद अब मजबूती इरादे के साथ सोचने लगा कि यहां से क्यों कर भागूं। अगर लजाजत लेकर जाता हूं तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हिला किए जाता हूं तो आज से तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सर पर सवार होगी और कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तदबीर सूझी। वो एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर ना आया। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की परेशानियां पैदा हो रही थी। वहां जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। नानक चंद के कपड़े खून से तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, वो सब वहां मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेश न रहा कि नानक चंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्ते तक थाने में तहकीकातें होती रही और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसर को एक बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंदिता के जोश में काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहां बनारस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। तो लाला नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। फिर वही मजलिसें जमी और फिर वही सागरों मीना के दौर चलने लगे। संयम का कमजोर हाथा इन विषय वासना के बटमरों को रोक न सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता था
और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखी जाती है कि साल भर इसी बहार में गुजारा, नवेली बहू घर में कुड़ कर मर गई। तपेदिक ने उसका काम तमाम कर दिया, तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में नानक चंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई और ये औरत बहुत सुंदर थी, अच्छी आभूषणों से सुसज्जित। उसे नानक चंद के दिल में जगह कर ली थी। एक बच्चा भी पैदा हुआ था और नानक चंद गृहस्थिक आनंदों में परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते और अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग के लिए ही सारे मंसूबे धुल गए। पति प्राणा, स्त्री मरी। 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उच्च श्रृंखला में भी चली गई अय्यासी का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजोगम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छुपे हुए करते हैं। इन सदियों में नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वो निराशा के यातनापूर्ण में अकेला पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे पापों की सजा दी है। धीरे धीरे ये ख्याल उसके दिल में और मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की, ये उसी का दंड है। ये सोचते सोचते ललिता की मायूस तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारी मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानक चंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास, पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं होने दो मगर मर गई है या जिंदा है। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उसकी सुख तक न ली। उस नेक नामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े। ये ख्याल उसके दिल पर इस बुरी तरह बैठा कि एक रोज वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वो कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर में चला। सारा शहर कुछ का कुछ हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। एक बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम ये नहीं कह सकता है कौन कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की है, उसका बूढ़ा माँ, 2 औरत रहता है, विधवा है, कपड़े की सिलाई करता है। जब से उसका आदमी मर गया है तब से यही काम करके अपना पेट भरता है। इतने में दरवाजा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर सी लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानक चंद पहचान गया कि ये कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बेअख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज को संभाल कर बोला, बेटी जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और वो सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण अब भी था। नानक चंद ने उसे देखा और ठंडी सांस ली। पतिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया मगर जब्त ना हो सका, बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वो चित्र जो हृदय पर अंकित था और जीवन के अल्पकाल्पिक आनंदों में याद दिलाता रहता था उसे, जो सपनों में सामने आ आकर कभी खुशी के गीत सुनाता था और कभी रंज तीर भर चुभता था, वो इस वक्त सजीव सचल सामने खड़ा था। ललिता पर बेहोशी छा गई। कुछ वही हालत जो आदमी के सपने में होती है। वो व्यग्र होकर नानक चंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है, मुझसे अब और यहाँ नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका, वरना शायद वो चीख कर भागती। उस पर सपने की सी हालत छाई हुई थी, मगर जब नानक चंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता, अब तुमको अकेला ना रहना पड़ेगा, तुम्हें इन आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा। मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आया हूं। अब तक मैं नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग का सुख भोगूंगा। तो ललिता चौंकी और छिटक कर अलग
हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन ही आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना हो। तो ये थी कहानी मिलाप, लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। तो आपको कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप ये कहानी फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया अपलोड करूँ, नई कहानी डालूँ, तो आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे।